Welcome beta, part number 2, Age of Industrialization, class 10th history, chapter number 5. सो बेटा इस टॉपिक में हम बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का और फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप कैसे हुई उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे. देखिए, ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री. अगर हम आमतौर की बात करें तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहना कि फैक्ट्री इंडस्ट्री से जोड़ते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी फैक्ट्री प्रोडक्शन से जोड़ते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर को भी फैक्ट्री में वर्क करने वाले लोगों से जोड़ते हैं. हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री. पहली फैक्ट्री लगने के बाद हम हिस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की मानते हैं. तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडिया. ऐसे आइडिया से एक प्रॉब्लम है. इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंडस्ट्रियल मार्केट. दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री. मेनी हिस्टोरियंस नॉट रेफर टू दिस फेज now refer to this phase of industrialization as प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया बेटा जब इसकी स्टार्टिंग हुई थोड़ी स्केल पे. ठीक है, यहाँ न्यू वर्ड्स में इसका मीनिंग दिया है बेटा, देख लीजिए. प्रोटो मीन्स इंडिकेट द फर्स्ट और अर्ली, फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग. शुरुआती दौर जो होता है उसको प्रोटो कहते हैं. तो प्रोटो इंडस्ट्रियल मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग का टाइम. देखिए, then this was not based on the factories and many historians now refer to this phase as proto industrialization. In the 17th and 18th century, merchants from the town in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for international market. तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए कैश क्रॉप वगैरह अदर डिफरेंट क्रॉप्स उगाने के लिए इन्होंने बेटा लोगों को फोर्स भी किया और कंट्री साइड में पहुंचे, इनको पैसे दिए, एडवांस वगैरह दिए. देन with the expansion of world trade and acquiring of colonies in different part of the world, the demand of goods begin growing. तो जैसे जैसे बेटा वर्ल्ड श्रिंक हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, राइट, बड़े ट्रेड रूट बन रहे थे, लिंक हो रहे थे एक दूसरे देश, राइट. तो यहाँ हम कहते हैं डिमांड ऑफ गुड्स बिगिन ग्रो. अब जैसे लोगों में प्रॉस्पेरिटी आई, पैसा आया, ट्रेड बढ़ा, तो लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी बेटा, और वो भी किस चीज की डिमांड फॉर गुड्स, नए नए सामानों की. बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स. पर टाउन्स में प्रोडक्शन इतनी स्पीडली नहीं बढ़ा. दिस वॉज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल. क्योंकि यहाँ पे बेटा हम जो क्या बात कर रहे हैं, अर्बन क्राफ्ट जो काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं जो ट्रेड गिल्ड्स वगैरह थे जिनका पूरा कंट्रोल होता था इन चीजों पे. ठीक है, दीज वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेंड क्राफ्ट पीपल maintain control over the production, regulate competition price, the restricted the entry of new people in the trade. ये लास्ट लाइन थोड़ा याद रखना बेटा. तो ये जो बड़े बड़े गिल्ड्स थे इनने यही किया कि नए लोगों को अपने ट्रेड में एंटर नहीं करने दिया. ठीक है, इसके अलावा ये सब चीजों को कंट्रोल करते थे, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बनेगा, राइट, प्राइस वगैरह. रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली. मोनोपोली बड़ी याद होगा, एक छत्र राज, राइट. तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा जो रूलर्स थे, इवन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, उन्होंने इनको क्या दे रखा था, मोनोपोली दे रखी, आजादी दे रखी थी. राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. इट वाज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेट अप बिजनेस इन टाउन. तो ऐसे दौर में बेटा नए बिजनेसमैन को वहां जाके दुकान खोलना, अपना ट्रेड स्टार्ट करना, ये बहुत बहुत हार्ड था. ठीक है, आगे देखो. डिफरेंट सेटअप बिजनेस नाउन, सो दे टर्न टू कंट्री साइड. इसलिए हम बात करते हैं जो नए मर्चेंट्स आए वो कहाँ चल दिए बेटा, गांव की तरफ, कंट्री साइड चल दिए. कंट्री साइड मतलब था गांव. ठीक है, इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशन बिगिन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ लास्ट ईयर. अब रूरल एरिया में भी ज्यादा सब कुछ ठीक नहीं था बेटा. हम बात करते हैं यहाँ के जो लोग थे पुअर पीजेंट आर्टिशंस, वो भी बेटा कहीं ना कहीं मर्चेंट्स के लिए वर्क करते थे. ठीक है, एज यू नो हैव सीन in the textbooks last year, this was a time when the people fields are disappearing the and commons were being enclosed. तो ये शायद हम पढ़ चुके हैं बेटा, लास्ट ईयर पढ़ा था 9th में, याद हो तो बड़ी स्केल पे लैंड एनक्लोज की गई थी. बड़े बड़े लैंड रोड्स और गवर्नमेंट ने छीन ली थी लैंड, राइट, और एनक्लोज कर दिया, उसकी घेराबंदी वगैरह कर दी थी ताकि लोग उस पर एंट्री ना करें. कॉटेजेस एंड पुअर पीजेंट्स हु हैड अर्लियर डिपेंड ऑन द कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल नाउ हैड टू गैदरिंग देयर फायरवुड बेरीज. ये उनके पर्पस दिए हैं बेटा. तो हम बात करते हैं अर्ली पीरियड में, हम बात करते हैं सर्वाइव के लिए कहीं ना कहीं कॉमन पीपल और अदर जो फॉरेस्ट पीपल है वो बेटा फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल, हे
एंड स्ट्रॉज, इन चीजों के लिए बेटा फॉरेस्ट पर डिपेंड होते थे, तो उन्होंने काफी इसका अपोज भी किया। देन नाउ लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, तो इसने इनकम का दूसरे सोर्स ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि इनका अधिकतर चीजें बेटा इनकी कंट्रोल में आ गई थी। देन मैनी हैड टिनी प्लॉट्स ऑफ लैंड which could not provide work for all members of the household, so when merchants came around and offered advance, इनको एडवांस दिया गया to produce goods for them, peasant household eagerly agreed, तो इसके जो हाउसहोल्ड थे पीजेंट्स के, किसानों के, वो बेटा बहुत जल्दी इसके लिए मान भी गए, एग्री हो गए, बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट, इन मर्चेंट के वर्क करने के लिए। ठीक है, यहाँ राइट साइड में पिक्चर दी है बेटा, देख सकते हैं, घर की दी है पिक्चर, दैट इज स्पिनिंग इन द 18th century। 18th century वही जो हमारा चरखा है उसका ही बड़ा रूप है, और ये घर पे उससे स्पिनिंग कर रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 106। सो बाय वर्किंग therefore merchant could remain in the countryside and continue to cultivate the small plot। अब देखिए बेटा कंट्री साइड को दोनों फायदे हो गए, एक तो कंट्री साइड में काम आ गया तो मर्चेंट के लिए काम कर रहे थे, साथ में अपना कल्टीवेशन, दोनों काम साथ करने लगे। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्री प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम, अब इससे एक और फायदा, उनकी इनकम सोर्स बढ़ गए, तो अब कल्टीवेशन से मिल रहा था और उनके काम से भी। फ्रॉम कल्टीवेशन इट ऑल्सो अलाउड देम द फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्स, और फुलर वो पूरा अपना फैमिली लेबर को यूज कर पा रहे थे, क्योंकि कल्टीवेशन में रेगुलर बेटा वर्क नहीं मिलता है, राइट, कई बार घर खाली बैठते हैं, तो उस टाइम वो बेटा यहाँ अपना लेबर यूज कर सकते थे। ठीक है, विद इन द सिस्टम ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड कंट्री साइड, इससे बेटा दोनों में एक अच्छा रिलेशन बन गया। मर्चेंट वर बेस्ड इन टाउन, मर्चेंट कहाँ रहते थे, टाउन में, बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन कंट्री साइड, वो टाउन में और वो कंट्री में, वर्क कहाँ होता है, कंट्री साइड में। ए मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड परचेज, अब देखिए ये पूरी स्टेप दी है कैसे काम होता था। अब जो इंग्लैंड में बड़ा मर्चेंट बैठा है बेटा, वो परचेज करता है वूल स्टैपर से, जो वूल को साफ सुथरा बनाता है, सीधे करता है, उस स्टैपलर से उसने वूल कलेक्ट की, कैरिड टू स्पिनर, उसके बाद स्पिनर्स के पास भेजी, द यार्न थ्रेड दैट वाज स्पन, तो उससे स्पन कर दिया, उसका धागा वगैरह बना दिया सिक्वेंटली, एंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू वीवर, इसके बाद वो प्रोडक्शन के लिए कहा वीवर के पास जाता है, जो उसका कपड़ा बनाता है, फुलर एंड देन टू डायर्स, इसके बाद फुलर के पास जाएगा, फिर डायर्स के पास जाएगा, कलर वगैरह हो जाएंगे। द फिनिशिंग वॉट डन इन लंदन, लास्ट में जब कपड़े बन गए तो उसकी फिनिशिंग कहाँ होगी, लंदन, पैकेजिंग और सब कुछ, एंड बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट भेजने से पहले लंदन में बेटा उसका फिनिशिंग होती थी। ये 1 मार्क्स में आता है फिनिशिंग सेंटर बेटा, इसको प्लीज नोट कर लेना। तो उस टाइम हम कहते हैं स्टार्टिंग का फिनिशिंग सेंटर लंदन सिटी था। ठीक है, लंदन इन फैक्ट केम टू बी नोन एज फिनिशिंग सेंटर, आगे दिया ये लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में फेमस हो गया। ठीक है, यहाँ बेटा इनकी टर्म्स दी हैं, एक बार देख लीजिए प्लीज। सबसे पहले स्टैपलर दी है, जो सबसे पहले प्रोसेस दी थी, ए पर्सन हु स्टैपल और शॉर्ट वूल्स अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, मोटी पतली कैसी वूल है उसके हिसाब से उसको छांटता है। फुलर है ए पर्सन हु फूल्स, मीन्स दैट इज गैदर क्लोथ बाय प्लेटिंग, वो क्लोथ को कलेक्ट करता है और उसको साफ सुफ करता है। कार्डिंग, इसके बाद द प्रोसेस इन विच द फाइबर सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग, यानी स्पिनिंग यानी धागा वगैरह बनने से पहले उसको तैयार किया जाता है, उसको कार्डिंग बोलते हैं। ठीक है, कपास को बेटा खोला जाता है कि रेशा अलग किया जाता है, उसको कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, आ जाइए वापिस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज, तो इसको कमर्शियल एक्सचेंज का ही कहा जाता है, यहां से वहां कंट्री और कंट्री साइड और टाउन। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट, द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन द फैमिली फार्म, नॉट इन फैक्ट्रीज। तो अब देखिए यहाँ हम बात करें, अभी तक फैक्ट्री की बात नहीं आई है, लोग अपने घरों में अपने छोटे छोटे प्लॉट्स में ही वो काम कर रहे हैं। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर एम्प्लॉयड, छोटी छोटी जो एरियाज थे गाँव में घरों में, उसमें 20-20 वर्कर बेटा काम करते थे। दिस मीन दैट ईच क्लोथियर वाज कंट्रोल 100 ऑफ वर्कर्स, तो एक क्लोथियर के पास 100 से भी ज्यादा वर्कर होते हैं, क्योंकि वो एक से नहीं कई जगह से वो काम करवाता है। ठीक है, अब आते हैं द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब फैक्ट्रीज कैसे आई स्टार्टिंग में, उनकी बात है। देखिए, द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप टू 1730, इसको नोट कर लो बेटा 1 मार्क्स में। 1730s में बेटा पहली फैक्ट्री सेटअप हुई, बट इट वॉज ओनली इन द लेट 18th century दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्री मल्टीप्लाइड। लेट 18th century यानी 18th century के एंड में, 1750 जो मैंने बताया, उसके बाद बेटा फैक्ट्रीज बड़ी स्केल पे खुली, मल्टीप्लाइड मीन्स कई गुना हो गई। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा वाज कॉटन, सबसे पहले इंडस्ट्री किसी सेटअप हुई, कॉटन की, इसको प्लीज नोट कर लो।
Its production boomed in the late 19th century. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. तो ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स का बेटा रॉ कॉटन अपनी इंडस्ट्री के लेके आ रहा था, ठीक है। बाय 1887 दिस इंपोर्ट सॉल्ड टू 22 मिलियन पाउंड। अब ये इंपोर्ट जो बाहर से कॉटन आ रहा है वो 22 मिलियन हो गया बेटा 1787। तो ये डाटा बता रहा है 2.5 से 22 मिलियन तक पहुंच गया रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहा था। तो ये बता रहा है कि फैक्ट्रीज कितनी स्पीडली मल्टीप्लाई हुई है, क्योंकि जितना कॉटन आ रहा है उतना ही ज्यादा शायद इंडस्ट्री लग रही है, प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री चाहिए इसको कंज्यूम करने के लिए। This increase was linked to the number of the changes within the process of production. Let us look briefly at some of these. अब तो कुछ प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, जो बड़े बदलाव आए अब घरों से फैक्ट्रीज में कैसे प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ। देखिए, ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, यहाँ सबसे बड़ी बात आती है बेटा कुछ नई इन्वेंट चीजें हुई, टूल्स वगैरह छोटी छोटी चीजें। इन 18th century इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। ये चारों स्टेप्स है बेटा जो कॉटन इंडस्ट्रीज में होती है। कार्डिंग, पहले इसको छांटते हैं, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, उसमें कचरा अलग कर लेते हैं, फिर स्पिनिंग, उसका धागा बनाते हैं, फिर उसको रोल, उसको स्पंज पे रोल करते हैं। दे एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर, इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। तो इससे बेटा कहने की आउटपुट जो वर्कर का वो चेंज हुआ, उनका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और टाइम भी कम लगने लगा। एंड दे मेड पॉसिबल दैट द प्रोडक्शन स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यार्न, और बहुत मजबूत धागा बनाने लगे। द रिचर्ड आर्कराइट, प्लीज इसको नोट कर लो, बहुत बार आता है बेटा क्वेश्चन। रिचर्ड आर्कराइट, इसके नीचे डिटेल बाद में बताएंगे। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल, इसने पहली कॉटन मिल सेटअप की। 8th क्लास में शायद ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड। तो फिलहाल स्टार्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन में कहते हैं गांव तक, घरों तक ये पहुंच चुका था प्रोडक्शन। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज, सेटअप एंड मेंटेन इन द मिल। अब महंगी महंगी मशीन्स खरीदेगी बेटा और घरों के अंदर बेटा ये प्रोडक्शन खत्म होता गया और नई मिल सेटअप होने लगी जिनमें ये मशीन्स अब इस प्रोडक्शन को स्पीडली और अच्छे तरीके से कर रही थी, ठीक है। यहां बेटा थोड़ा सा मैंने उसके बारे में लिखा है, रिचर्ड आर्कराइट के बारे में। इससे पहले वाटर फ्रेम बनाई थी बेटा, स्पिनिंग फ्रेम बनी थी। तो कई छोटे छोटे इन्वेंशन है, इनको नोट कर लेना। 1765 वाटर फ्रेम जो पानी से चलता था, ठीक है। फिर स्पिनिंग फ्रेम आया 1769 टू 1779। यह एक पिक्चर दी बेटा इंडस्ट्रीज की, दिख रही है आपको, बड़ी सी फैक्ट्री, ऊपर धुआं निकल रहा है चिमनियों से, ठीक है। और नीचे देखिए इसका टाइटल दिया है ए लैंकशायर कॉटन मिल। लैंकशायर की कॉटन मिल है, लंदन की फेमस सिटी है बेटा लैंकशायर। पेंटेड बाय सी टर्नर, टर्नर की पेंटिंग है ये। The artist said, seen through the humid atmosphere that make Lancashire the best cotton spinning locality in the world। क्योंकि देखिए कॉटन की लोकेशन की बात करेंगे हम, आप आगे चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा ये कॉटन मिल ओशन कोस्ट के पास क्यों लगी। क्योंकि बेटा देखिए इसके थ्रेड बनने के लिए थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए थी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी थ्रेड बार बार टूटेगा, राइट। तो स्टार्टिंग में जो स्पिनिंग इंडस्ट्री लगी, धागा बनाने वाली कॉटन की इंडस्ट्री, वो सारी ओशन कोस्ट पे लगी, राइट। तो ये भी बेटा ओशन कोस्ट पे, और यहाँ वही बात बता रहा है कि यह ह्यूमिड एनवायरमेंट था, एटमोस्फेयर था, क्योंकि कोस्ट पे है ये, वेस्टर्न कोस्ट पे है इंग्लैंड के, राइट। दैट इज लैंकशायर कॉटन मिल। ए ग्लो विद इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्विन लाइट इन अ मोस्ट इंप्रेसिव साइट। तो रात को ये लाइट से चमकती थी पूरी बिल्डिंग इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। सो प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ। अब जो मिल सेटअप हुई बेटा, ओके, विद इन मिल ऑल द प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर। अब सारी प्रोसेस जो पहले हमने पढ़ी थी अलग अलग जगह होती थी, ठीक है, स्टेपलर था, फुलर था, कार्डिंग था, राइट, स्पिनिंग था, तब ये सारी प्रोसेस एक मील में एक छत के नीचे होने लगी। इसको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मील कहा गया। क्या कहा गया इसे? मील। और इसके कौन जुड़ा हुआ है इसके? रिचर्ड आर्कराइट। प्रोडक्शन प्रोसेस एज वॉच ओवर क्वालिटी। अब इसके बेनिफिट बता रहे हैं बेटा, देखिए फटाफट। पहला तो वॉच ओवर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते थे, वॉच कर सकते थे। रेगुलेशन ऑफ लेबर, लेबर रेगुलर काम कर रहा नहीं कर रहा ये भी देख सकते थे। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन कंट्री साइड में, जो प्रोडक्शन घरों में होता था तब इन चीजों को चेक नहीं करते, क्वालिटी कैसी बन रही है, लेबर रेगुलर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन टाइम से होगा नहीं होगा। अब ये चीजें बेटा मील में बहुत पॉजिटिव पॉइंट है मील की, इनको प्लीज नोट कर लेना दोनों को। आगे देखते हैं, इन द अर्ली 19th century फैक्ट्रीज इंक्रीजली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। और अर्ली 19th century की बात करें तो बेटा ये जो आप कहते हैं बड़ी सिटी से बाहर जाते बड़े बड़े सिटी सेटअप हो गई, और कई जगह तो बड़े एरिया में लैंडस्केप जैसे सीनरी बनाते हैं हम, ऐसे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप्स दिखने लगे इंग्लैंड में। So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that
Contemporaries were dazzled and concentrated their attention on the mills, almost forgetting the balance and workshop were production still continue. तो जो घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी थी, वर्कशॉप थी, बैलेंस थी, उनमें भी अभी कंपटीशन चला, वो था एकदम से बंद हो गया, उनमें प्रोडक्शन चलता रहा, बट यहाँ हम कहते हैं मील स्टैब्लिश हो चुकी थी बड़ी बड़ी। अब लास्ट इसको एंड करते हैं बेटा पिक्चर के साथ। आपको पिक्चर दिखेगी, मेरे में ब्लैक एंड व्हाइट दी है, आपको इसमें छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, ये चिमनियां है बेटा इंडस्ट्रीज की, जितनी चिमनी सोचो उतनी इंडस्ट्री है। लैंडस्केप दिखा रखा है पेंटिंग के माध्यम से, दिख रहा है? तो ये पूरा लैंडस्केप में आपको इंडस्ट्रीज की सीरीज में चिमनियां दिखी, जिससे धुआं भी निकल रहा है, ठीक है। अब इसका टाइटल देख लीजिए, फिगर 5 इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर। तो पीछे हमने एक इंडस्ट्रियल देखी थी मिल बेटा, वो लैंकशायर की, वो भी सिटी एक इंडस्ट्रियल सिटी थी। अब ये मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर का कपड़ा बड़ा फेमस हुआ था इंडिया में, बहुत सस्ता आया था ब्रिटिश टाइम में, और हमारे हैंडलूम उद्योग उससे खत्म हो गए थे, तो वही सिटी है ये मैनचेस्टर। यहाँ का कॉटन बड़ा फेमस हुआ, वर्ल्ड वाइड सस्ता था, बहुत बढ़िया था। इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बाय एम जैक्सन। एम जैक्सन ने पेंटिंग बनाई मैनचेस्टर की। इलस्ट्रेटेड द लंदन न्यूज, चिमनीज बिलोइंग स्मोक केम टू कैसेज द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को दूर से हम देखें तो चिमनीज दिखेंगी आपको बड़ी स्केल पे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट में करेंगे पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल जो पेस और स्पीड थी उसमें चेंज बड़ा आया, ओके, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।